Hello friends, I wish all of you are very fit and fine and very happy. This is our second lecture of DirectX. In this lecture, I will give you complete overview of our syllabus of DirectX and international taxation. This lecture is very important for you. By this lecture, you will get complete knowledge about the syllabus and will surely help you to get 70 plus marks in final examination. So listen carefully, understand carefully and फॉलो स्ट्रिक्टली। चलिए शुरुआत करते हैं। मिशन हमारा कौन सा है? प्लस 70 मार्क्स है। इन दिस लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट ओवरव्यू लाइक विच टॉपिक्स आर इन ए कैटेगरी, विच आर इन बी कैटेगरी एंड विच आर इन सी कैटेगरी। ओके, तो लेट फर्स्ट स्टार्ट विथ ए कैटेगरी टॉपिक। तो आइए, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम ए कैटेगरी टॉपिक की बात करें। ए कैटेगरी टॉपिक में हमने उन टॉपिक्स को कवर करे हैं जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में श्योरली आते ही आते हैं, हर अटेम्प्ट में आते ही आते हैं। ओके, तो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ए कैटेगरी टॉपिक है। ए कैटेगरी टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ए कैटेगरी में हमने सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स को ही क्या करा है, कवर करा है। ए टॉपिक वो हैं जो श्योरली हर अटेम्प्ट में जिनको लेके क्वेश्चन फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। और इन सिर्फ 4 टॉपिक को करने से हमारे एग्जाम में 60 मार्क्स का वेटेज रहता है। 60 मार्क्स आपको इन 4 टॉपिक में से हर अटेम्प्ट में मिलने ही मिलना है। जैसा कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, हम हमेशा हमारी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड कौन सा है, सी कैटेगरी करते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहला हमारा कौन सा है, ए कैटेगरी का टॉपिक। तो ए कैटेगरी टॉपिक है हमारा कौन सा है, पीजीवीपी है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसी के अंदर हमारा फर्म भी कवर हो जाता है, क्योंकि फर्म कोई अलग से टॉपिक नहीं है, फर्म एक सेक्शन है बस। ठीक है, एक सेक्शन है डिसअलाउंस का। ओके, तो फर्म कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है, फर्म पीजीवीपी का एक ही सेक्शन होता है जिसमें फर्म को होने वाली डिसअलाउंस के बारे में बताया जाता है, इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन के बारे में। सिर्फ ये 2 ही चीजें होती है किसके अंदर, फर्म के अंदर। ये जो हमारा ए टॉपिक है, हर अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा असेसमेंट ऑफ मतलब फर्म का होगा या असेसमेंट ऑफ किसका होगा, इंडिविजुअल का होगा। 14 मार्क्स का होगा। मिनिमम वेटेज हमेशा पीजीपी का हर अटेम्प्ट के अंदर 14 मार्क्स का रहना ही रहना है। तो एक टॉपिक हमको क्या दिलाएगा, 14 मार्क्स दिलाएगा। अब इसमें और विशेष बात आपको यहां पर सीखने की है, पीजीपी टॉपिक को लेके एग्जाम में हर अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, कभी थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाता है, थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाएगा। तो आपको थ्योरेटिकल लेक्चर्स को, कॉन्सेप्ट लेक्चर को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, उनको क्या करना है, सुनना है। सिर्फ आपको स्क्रीन पे क्या करना है, देखना है। उसमें से किसी भी प्रोविजन को लर्न करने की या डीपली किसी कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए कौन सा, न्यूमेरिकल्स ओनली। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल हमारे इसके अराउंड 6 to 7 क्या रहने वाले हैं, न्यूमेरिकल लेक्चर्स है। मैं न्यूमेरिकल लेक्चर्स की बात कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट लेक्चर के बाद में जो न्यूमेरिकल लेक्चर देखे जाते हैं, जो अराउंड 12 टू कितने होंगे, 15 आवर्स के होंगे। इसका मतलब वंस एक बार आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं पूरा प्रैक्टिकल के साथ में, अगेन आपको रिवीजन करना है। तो बाय इन्वेस्टिंग 15 आवर्स यू विल गेट प्रिपरेशन ऑफ 15 मार्क्स। मतलब आप 15 आवर्स लगाएंगे तो आपकी 15 मार्क्स की क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 श्योर इसको लेके ही क्या होता है, एग्जाम में आता है। आपको यहां पर इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी प्रोविजन बेस या कॉन्सेप्ट बेस नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट को सिर्फ सुनना है, सो डेट वंस एक बार बेस तैयार हो सके तो हम न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से क्या कर सके, समझ सके। तो ये आपको कौन सा बता दिया, जो हमारा पीजीपी है ए कैटेगरी के अंदर है। और हम हमेशा हमारी प्रिपरेशन किससे टॉपिक से चालू करेंगे, पीजीवीपी से चालू करेंगे। और पीजीवीपी में जो ए कैटेगरी के प्रोविजन होंगे उनको सबसे पहले करेंगे, फिर बी कैटेगरी को करेंगे और बाद में जाके क्या करेंगे, सी कैटेगरी। सी कैटेगरी के ऐसे प्रोविजन है जिनको लेके न्यूमेरिकल बनते ही नहीं है, मतलब किसी न्यूमेरिकल में उसको लेके एडजस्टमेंट बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वे में हम क्या करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं। अच्छा, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डेट आपको कोर्स स्टार्टिंग करते समय ही मालूम हो कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं उस एग्जाम के अंदर इस टॉपिक का कितना वेटेज है, मुझे इसे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, किस स्ट्रेटेजी के साथ में स्मार्टली मेरे को प्रिपेयर करना चाहिए, सो डेट मेरी मेहनत में मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा क्या निकल सके, आउटपुट निकल सके। आउटपुट का मतलब यहां पर क्या होता है, मार्क्स होता है। मोस्टली सबसे ज्यादा मैं बताऊं क्या होता है, आप जब एग्जाम के टाइम में पहुंच जाते हो और यूट्यूब पे जब रिवीजन लेक्चर देखते हो तब आपको आइडेंटिफाई होता है कि अब ये टॉपिक करना है, ओके, और इन टॉपिक को क्या करना है, बाद में करना है, इन टॉपिक में ये आएगा।
वो नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं आपको फर्स्ट डे ही मालूम होना चाहिए कि मुझे कहां पर कितनी क्या करनी है, मेहनत करनी है, और मैंने कितनी मेहनत कर चुका और इतनी मेहनत से मेरे को कितने मार्क्स एग्जाम में मिलने वाले हैं। ओके, चलिए, तो यहां पर आपको बता दिया पीजीपी का मतलब इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ क्या होगा, फर्म होगा। 14 मार्क्स तो मिनिमम मानता हूं, ये 14 से क्या हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो 14 मार्क्स का तो आना ही आना है पीजीपी को लेके। ओके, ध्यान रखिएगा, चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करिएगा, कॉन्सेप्ट में मत उलझिएगा। इसको यहां पर आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट करते हैं, इसके न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, फिर टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन आते हैं फिर उन क्वेश्चन को पूछते हैं, इसका मतलब उन्होंने न्यूमेरिकल तैयारी नहीं करा। ठीक है, और आपको बताता हूं एग्जाम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का होना है, तो प्रिपरेशन उसी तरीके से करिए जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाना है। अब एक कैटेगरी देखिए, एक टॉपिक आपको 14 मार्क्स दे रहा है और एक कैटेगरी में सिर्फ 4 टॉपिक कवर करे हैं और वो श्योरली 60 मार्क्स देंगे हर अटेम्प्ट में। कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा लो, कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा लो, मैं जो 4 टॉपिक बता रहा हूं टोटल कर लेना, आपको वहां पर 60 मार्क्स के क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, 4 क्वेश्चन में 60 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अगला है हमारा कौन सा है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट है। अभी हमने पीजीपी करा, पीजीपी आप इंटरमीडिएट में पढ़कर आपको मालूम है पीजीपी में क्या होता है, कुछ अलाउंस बताई जाती है, कुछ डिसअलाउंस बताई जाती है, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की प्रोविजन है, कुछ ऑडिट है, कुछ प्रिजेंटिव है, बस यही जाके क्या बनता है, पीजीपी बनता है। और फोकस बात करें, ओवरव्यू दे रहा हूं तो पीजीपी हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंट्स मेंटेन करना, ये ऑडिट कराने वाले प्रोविजन इतने रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलेवेंट है किस चीज की अलाउंस है और किस चीज की क्या है, डिसअलाउंस है। गिने चुने 3-4 सेक्शन है जिनके बेस पे 14 मार्क्स का क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। वैसे पीजीपी में बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 5-6 सेक्शन कवर कर लेते हैं तो हर न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और मैं आपको पीजीपी में शुरुआत में वही 5-6 सेक्शन क्या करूंगा, सबसे पहले कराऊंगा जो मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ना कि उनको जो सी कैटेगरी के हो और उनको सबसे पहले पढ़ाने नहीं बैठूंगा। चलिए, अगला टॉपिक है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। इनकम टैक्स में क्या है, ट्रस्ट की जो इनकम होती है, जो चैरिटेबल और ये जो भगवान मंदिर रिलीजियस ट्रस्ट है, इनकी इनकम की एग्जेम्पशन है, कंडीशंस को क्या करके, कंप्लाई करके। इसको लेके हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता ही आता है। नॉर्मली 8 मार्क्स का आता है, कभी कभी किस अटेम्प्ट में वो 6 मार्क्स का भी हो जाता है। ओके, तो एवरेज तो आप 8 मार्क्स मान के चले, मैंने यहां पर 6 टू क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम क्या रहता है, 8 रहता है। तो आप इसे 8 मार्क्स क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। मतलब 2 टॉपिक और 22 नंबर का मैंने आपको पेपर क्या कर दिया, बता दिया। ट्रस्ट के साथ में एक टॉपिक होता है एग्जिट टैक्स, वो इसी का ही पार्ट है, कोई अलग से नहीं है, इसी का ही है। ओके, एग्जिट टैक्स में ऐसा होता है अगर कोई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट कभी क्या होता है, डिसॉल्व होता है या फिर कुछ गलत काम में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, जो क्या नहीं होते हैं, चैरिटेबल नहीं होते हैं या रिलीजियस नहीं होते हैं, तो उस समय इनकम टैक्स में उनके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस डाले गए हैं, थोपे गए हैं, वो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सिर्फ एक ही सेक्शन होता है, उसका भी न्यूमेरिकल बनता है, उसका भी न्यूमेरिकल बनता है। हाँ, ये दोनों ही मिला के, ये एक ही टॉपिक है, इसको मिला के आपको 6 to 8 मार्क्स का क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। 90% केस में ये हमेशा क्या आता है, न्यूमेरिकल ही आता है। रेयरली क्या आता है, थ्योरेटिकल आता है। और जिस अटेम्प्ट में भी थ्योरेटिकल आता है वो इस तरह का थ्योरेटिकल आता है कि एक बार भी अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर को सुन रखा था तो वो थ्योरेटिकल क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। मेनली थ्योरेटिकल तब पूछा गया है जब कोई ट्रस्ट में क्या हो गया हो, मेजर अमेंडमेंट हो गया हो। जैसे फाइनेंस एक्ट 2021 में रजिस्ट्रेशन को लेके क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, मेजर अमेंडमेंट हुआ था। मतलब पुराने रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन को तो क्या कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया और नहीं लेकर आए थे रजिस्ट्रेशन का। तब उन्होंने क्या करा था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया। एल्स यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, न्यूमेरिकल्स होता है। अगेन इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ प्रोविजन को सुनना है, ठीक है ना, इस तरह से सुन लेना है कि हाँ मेरे को एक बार सुनाई दे गया, समझ में आ गया। फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे करनी है, न्यूमेरिकल्स पे करनी है। और ये वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, स्टूडेंट मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, इमेज भेजते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछते हैं। क्योंकि यहां पर क्या है, कुछ ट्रीटमेंट में कंफ्यूजन है। मतलब क्या होता है, कभी पढ़ाते समय टीचर बता देता है ऐसा होना चाहिए और सजेस्टेड में देखते हैं तो क्या है, वैसा है। हमारे लेक्चर में वैसा नहीं मिलेगा। हमारे लेक्चर में सबसे पहले ही बता दिया जाएगा कि आईसीआई ने ये ट्रीटमेंट किया है और हमको भी क्या करना है, यही ट्रीटमेंट करना है। हम भिड़ते सबसे पहले क्या करेंगे, ये बात बताएंगे। न्यूमेरिकल लेक्चर में सबसे पहले ही क्या कर देंगे, ये बात बता देंगे कि ये 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट को लेके ठीक है कंफ्यूजन रहता है और आईसीआई के ये ट्रीटमेंट है, तो हमें भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, यही ट्रीटमेंट करना है।
न्यूमेरिकल है, इसके हमारे कितने रहेंगे, 2 न्यूमेरिकल रहेंगे, मतलब 2 न्यूमेरिकल लेक्चर देखे और आपके एग्जाम के लिए क्या हो गया, 8 मार्क्स का क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। और या फिर ये कहें सिर्फ 5-1 घंटे लगाएंगे हम, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल 5 घंटे न्यूमेरिकल लगाओ और 8 मार्क्स का पेपर क्या हो गया, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया 8 मार्क्स का। तो अभी तक अगर आप देखें तो 20 घंटे के अंदर आप 22 मार्क्स का पेपर क्या कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। मैं प्रिपरेशन बता रहा हूं अपने फाइनल एग्जाम के लिए। वंस कॉन्सेप्ट लेक्चर हो जाएंगे तो हमको क्या करना है, मेनली तो न्यूमेरिकल है, तो मतलब 20 घंटे न्यूमेरिकल लगाया और 22 घंटे का क्या, 22 मार्क्स का पेपर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगेन इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही क्या करना है, फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे, प्रोविजन पे फोकस नहीं करना है। वो तो सिर्फ आपको वंस एक बार क्या कर लेना है, सुन लेना है, बस एक बार सुन लेना है। तीसरा टॉपिक आते हैं टीडीएस एंड टीसीएस। हर अटेम्प्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और मैक्सिमम अटेम्प्ट में श्योर रहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो टीडीएस टीसीएस को लेके पूछा जाता है। ठीक है, ये भी हमारे एग्जाम में हर अटेम्प्ट में 8 मार्क्स का रहता है, कभी कभी किस अटेम्प्ट में 6 मार्क्स का आ जाता है, मतलब मिनिमम 6 से लेकर मैक्सिमम कितना है, 8 मार्क्स का। अभी तक का 30 मार्क्स का पेपर है, हर अटेम्प्ट में हर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये 3 टॉपिक के मिलेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप बाद में प्रोविजन बेस भी क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तो भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अगर आप उसको न्यूमेरिकल बेस भी तैयार करते हैं तो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, ये प्रिपेयर हो जाता है। तो जेन्युइनली बता रहा हूं, जहां प्रैक्टिकल की जरूरत है वहां मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे कह रहा हूं, जहां प्रोविजन से भी काम हो सकता है वहां मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रोविजन कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसके हमारे क्या रहेंगे, 4 प्रैक्टिकल लेक्चर्स रहेंगे। 4 प्रैक्टिकल लेक्चर्स रहने का यहां पर यह है क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस क्या कर रखे हैं, मतलब लगभग आप समझिए 20 अटेम्प्ट्स के, ठीक है ना, लगभग 20 अटेम्प्ट्स के, मतलब 10 से 12 साल के हमने क्वेश्चन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में सॉल्व करवाते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, काफी हो जाते हैं आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम के, इसलिए इसके क्या है, 4 प्रैक्टिकल लेक्चर्स हैं। 8 से कितने लगता है, 10 आवर्स लगता है। इसमें 8 से 10 आवर्स का प्रैक्टिकल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं, 2-2 नंबर के 4 आ गए, ठीक है ना, या 3-3 नंबर के क्या, 4-4 नंबर के क्या आ गए, 2 आ गए। तो यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या बन जाते हैं, ज्यादा बन जाते हैं, मतलब हर अटेम्प्ट में ऐसा आता है टीडीएस 8 मार्क्स, तो कैसा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 2-2 नंबर के क्या दे दिए, 4 पार्ट दे दिए, तो हमको 4 पार्ट सॉल्व करने पड़ते हैं। इसलिए यहां पर क्या होता है, न्यूमेरिकल लेक्चर्स जो है ना, नंबर ऑफ आवर्स में क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। वेटेज तो इसका कितना है, 8 मार्क्स का ही है, 8 मार्क्स है। जबकि हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने देखा 5-6 घंटे का ही है, क्योंकि वहां पर एक ही क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन बनेगा। ओके, यहां पर क्या होता है, 2-2 नंबर के 4 पार्ट बन जाना या 4-4 नंबर के क्या बन जाना, 2 बन जाना, इस तरीके से होता है। तो ये बता दिया, इसको प्रोविजन बेस करें तो भी होता है, प्रैक्टिकल बेस करें तो भी क्या होता है। ठीक है, ये चैप्टर काफी बड़ा है कॉन्सेप्ट लेक्चर में, क्योंकि नंबर ऑफ सेक्शंस कौन से, टीडीएस एंड टीसीएस में, और रिसेंटली अब टीसीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। पहले टीसीएस को लेके कुछ विशेष था नहीं, तो टीसीएस को लेके रेयरली से भी रेयरली क्या होता था, पूछा जाता था, लेकिन अब टीसीएस में कुछ ऐसे प्रोविजन आ चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट में चलने वाले प्रोविजंस हैं। तो अब हमारे एग्जामिनर का फोकस किस पे आ चुका है, टीसीएस पे आ चुका है, टीसीएस पे आ चुका है। ओके, तो ये हमारा कौन सा टॉपिक था, तीसरा टॉपिक था टीडीएस। आप जानते होंगे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, पेमेंट करते समय टैक्स काटा जाता है। और टीसीएस के अंदर क्या होता है, जब हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं तो पेमेंट तो कलेक्ट करते ही है, प्लस और टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, मतलब उस समय ज्यादा पेमेंट कलेक्ट करते हैं। और टीडीएस में क्या करते हैं, टैक्स काट के कम पेमेंट किया जाता है, ये होता है टीडीएस एंड कौन सा होता है, टीसीएस। चैप्टर का ओवरव्यू है, इसमें ये भी बताया जाएगा टीडीएस के जो रिटर्न होते हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट होते हैं, वो कब फाइल किए जाते हैं, उनकी ड्यू डेट क्या है, मिस हो जाती है या उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली जाती है तो क्या उसके अंदर लेट फी है, पेनल्टी के क्या प्रोविजन है। तो ये कंप्लीट हमारा बनता है टीडीएस एंड कौन सा है, टीसीएस टॉपिक है। ये 3 चैप्टर करने से आप देख लीजिए 14 + 8 22 + 8 30 मार्क्स का पेपर हो जाता है हमारा हर अटेम्प्ट के अंदर। और हमारा फोर्थ है कौन सा है, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्या है, टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन एक हेडिंग है, इसके अंदर चैप्टर होते हैं, जैसे चैप्टर होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। इस टॉपिक के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइज है बाहर विदेश के अंदर, मान लीजिए सब्सिडरी है, उसके साथ में आपकी रेगुलरली ट्रांजैक्शन होती है, आप उस ट्रांजैक्शन को इस तरीके से मैन्युपुलेट करते हो, उनकी प्राइस को, कॉस्ट को इस तरह से फ्लक्चुएट करते हो सो डेट इंडिया का प्रॉफिट तो क्या है, कम आए, क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट क्या है, बड़ी ज्यादा है।
ठीक है, तो यहाँ का प्रॉफिट क्या आ जाए, कम आ जाए, और वहां का प्रॉफिट क्या हो जाए, ज्यादा शो हो जाए। मतलब अगर हम उनको माल बेच रहे हैं अपने ही लोगों को तो कम प्राइस कर देते हैं, और उनसे जब खरीद रहे होते हैं तो ज्यादा कॉस्ट क्या कर देते हैं, बता देते हैं। और ये किन के साथ किया जाता है, जो अपने ही लोग होते हैं, क्योंकि जो अपने नहीं है उनको हम कम प्राइस पे बेचेंगे नहीं, और जो अपने नहीं है उनसे ज्यादा प्राइस पे तो खरीदेंगे नहीं। तो मेजरली यहां पर फोकस किन पे होता है, जो आपके खुद के लोग हैं, उनको एक नाम देते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब ऐसा है कि उसमें, उस एंटरप्राइज में आपके किसी ना किसी तरह से दखल अंदाजी है, मतलब किसी न किसी तरीके से आप उनको क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। ठीक है, तो फिर इनकम टैक्स ऐसे प्रोविजन आपके ऊपर थोपता है, और इनकम टैक्स कहता है आपने जिस प्राइस पे करी ट्रांजेक्शन करी, इनकम टैक्स निकालने के लिए आपको, ठीक है ना, उसकी एक अलग प्राइस क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ क्या होती है, प्राइस होती है। तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, पढ़ा जाता है। इसके बाद में एनआर के कुछ टैक्सेशन होते हैं, विदेशी लोगों के लिए कुछ खास प्रोविजन बनाए गए, इंटरेस्ट को लेके स्पेशल टैक्स रेट है, रॉयल्टी को लेके स्पेशल टैक्स रेट है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और डिविडेंड इनकम को लेके क्या स्पेशल टैक्स रेट है। तो ये हमें देखनी होती है कि वो स्पेशल टैक्स रेट कितनी है, सो डेट एनआर का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है ब्याज का, रॉयल्टी का, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी डिविडेंड का, तो स्पेशल टैक्स रेट निकाल के हम उसका क्या कर सके, उनका टैक्स कंप्यूट कर सके। इसके बाद में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमारे पास में होता है एनआरआई को लेके कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं हमारे इनकम टैक्स में। एनआरआई मतलब जो नॉन रेसिडेंट तो हैं, लेकिन वो मूल कहां के हैं, इंडिया के हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन के थे, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजन दे दिए गए हैं, विशेष प्रोविजन जिन्हें हम बोलते हैं एनआरआई के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रेयरली इसको क्या करा जाता है, पूछा जाता है, रेयरली पूछा जाता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। इसके बाद में इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रैंडमली हर अल्टरनेट एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, डबल टैक्सेशन रिलीफ के बारे में। इस चैप्टर के अंदर आपको यह सीखने का मिलेगा, जैसे कि आप सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो, आप इंडिया के रेसिडेंट हो, ठीक है, आप इंडिया में भी इनकम कमाते हो, एड की इनकम भी है, खेलने से भी इनकम भी है, रेस्टोरेंट की भी इनकम है, एडवर्टीजमेंट की भी इनकम है, आपकी मान लीजिए इंस्टाग्राम भी इनकम है, बहुत तरह की इनकम है, और इस तरह से आपकी विदेशों में भी इनकम हो सकती है, बिल्कुल डेफिनेटली विदेशों में भी इनकम है। अब चूंकि आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो ग्लोबल इनकम आपकी टैक्सेबल होगी, आपको देशी विदेशी दोनों इनकम टैक्सेबल होगी। अब जब विदेशी इनकम है तो आपको विदेश में भी क्या करना पड़ा होगा, टैक्स तो पे करना पड़ा होगा, क्योंकि वो कंट्री सोर्स कंट्री थी, उस कंट्री में आपने इनकम कमाई है, तो सोर्स रूल के अकॉर्डिंग वहां भी टैक्स देना है। और इंडिया में आपको रेसिडेंट रूल के अकॉर्डिंग उस इनकम पे यहां भी टैक्स देना है, मतलब सिंगल इनकम, विदेशी इनकम पे आपको दोनों कंट्रियों में टैक्स देना है। तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स के एक स्पेशल प्रावधान है, प्रोविजन है डबल टैक्सेशन रिलीफ के, जिसमें आपको किसी इनकम पे जब दोनों कंट्रियों में टैक्स होता है तो इंडिया बड़ा दिल रख के आपको उसमें से कुछ रिलीफ दे देती है, आपको उसमें से क्या मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है। अब वो रिलीफ किस तरह से कंप्यूट की जाती है, तो वो हमको यहां पर क्या होता है, सिखाया जाता है। इसको लेके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, और हर अल्टरनेट एग्जाम के अंदर इसको क्वेश्चन क्या होता है, बन ही जाता है, बन ही जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक छोटा है, टॉपिक बड़ा आसान है, एक ही तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, एक ही तरह न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। इसके बाद में है हमारा टॉपिक कौन सा है, इक्वलाइजेशन क्या है, लेवी है। ठीक है, अभी बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है हमारे एग्जाम के अंदर, मतलब ऐसा भी नहीं अल्टरनेट, मतलब लगातार ही इसको लेके क्वेश्चन क्या करे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ये कुछ विशेष नहीं है, बहुत ही आसान प्रोविजन है, बड़े समझने में बड़ा ऐसा है कि आनंद आता है, कि बड़े आसानी से समझ में आता है। ये कुछ नहीं है, ये कर्व कर रहा है किनको, ये यूट्यूब जो है ना, जो इंडिया में पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो इनकम टैक्स में कमजोरी है कि अगर विदेशियों का इंडिया में पीई नहीं होता है तो उस इनकम को हम टैक्सेबल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट कुछ इस तरह के हैं कि जिसमें कहा जाता है भाई विदेशी लोग इंडिया में तभी टैक्स किए जाए जब उनका कुछ ना कुछ किसी भी तरह का कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पीई हो। अब ये कौन है, यूट्यूब है, इनको किसी तरह की पीई की आवश्यकता होती नहीं है, सारे पेमेंट ही क्या लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, सारी सेवाएं क्या देते हैं, ऑनलाइन देते हैं। तो ये जो ऐसी सेवा है ना, बेसिकली जो सारी कौन सी है, ऑनलाइन है, जो इंडिया में टैक्स नहीं हो पा रही थी, उसको लेके इन्होंने एक प्रोविजन बनाया, इक्वलाइजेशन लेवी, जिसमें इनमें ये छोटा सा क्या करेंगे, उनसे टैक्स वसूल करेंगे, छोटा सा टैक्स क्या करेंगे, वसूल करेंगे, वो है इक्वलाइजेशन लेवी। हालांकि ये प्रोविजन इनकम टैक्स लॉ का नहीं है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 से क्या नहीं होता, गवर्न नहीं होता।
ठीक है, ये एक फिनेंस एक्ट से क्या होता है, स्पेशल प्रोविजन है, उसमें से क्या होता चलता है, बड़ा आसान है, क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सॉल्व होते हैं और सीखने पे बड़ा आनंद भी आता है कि मजेदार नॉलेज क्या हुई है, मिली है। इक्वलाइजेशन लेवी छोटा सा क्या है टॉपिक है। इसके बाद में ये बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है ना, एक एक पेज के क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं। बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन और ट्रीटी क्या होती है, टैक्स ट्रीटीज जो होती है, ये एक टॉपिक है। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन हमारे एग्जाम में हर अटेम्प्ट के अंदर इसका तो पर्टिकुलर वेटेज दिया हुआ है, कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। टॉपिक बिल्कुल भी बड़े नहीं है, टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत ही सीखने वाले प्रोविजन है, सीखने पे बहुत आनंद आता है कि हाँ ऐसी नॉलेज हमको मिली है। और हर अटेम्प्ट में 30 मार्क्स क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं और इनके क्वेश्चंस बनते हैं कौन से, न्यूमेरिकल से। और ये न्यूमेरिकल मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब आप मान लीजिए 10-11 आवर्स में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब आप देखिए, अगर हम स्ट्रेटेजिकली क्या करें, स्टडी करें और शुरुआत से हमको फोकस मालूम हो, तो हम कितनी कम मेहनत में कितने मार्क्स क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। मतलब अगर आपने 10 घंटे क्या दिए, न्यूमेरिकल पे दिए, तो 30 मार्क्स का पेपर आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। और अभी तक आप देखिए 60 मार्क्स का पेपर तैयार हो चुका है। और इन 60 मार्क्स की न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको लग रहे हैं कितने, 35 घंटे या मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 घंटे। ये मैक्सिमम 40 घंटे हैं, जिसमें उस अटेम्प्ट की आरटीपी भी आ जाती है, पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर भी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, एमटीपी भी आ जाती है, ठीक है। तो मतलब आप अपना सिर्फ 40 घंटे, मैं ये कह रहा हूं अगर आप रोज के 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, तो इवन अगर आप 12-13 दिन के अंदर ही 60 मार्क्स का पेपर क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोई हिडन नॉलेज नहीं है, ये हर अटेम्प्ट की ही बात है, लेकिन स्टूडेंट को ये नॉलेज उस समय मालूम पड़ती है, मतलब जब वो क्या हो जाती है, कैंसर की क्या होती है, लास्ट स्टेज आती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स ऐसा पेपर है कि बिल्कुल 70+ मार्क्स यहां पर आप स्कोर कर सकते हैं। बस एक बहुत स्ट्रेटेजी की, अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, जहां पहले से ही फोकस हमें क्या हो, मालूम हो, ठीक है। मतलब जैसे क्रिकेट में होता है ना, ये एक कमजोर बॉलर है, इसको हमको क्या करना है, टारगेट करना है, हमारा स्कोर क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बस उसी तरीके से हमारे लिए ये 4 वो टॉपिक हैं जिन पे हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। 4 टॉपिक, सिर्फ 4 टॉपिक बताएं और 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स है, हर अटेम्प्ट के अंदर है, हर अटेम्प्ट के अंदर है। और ये भी बता दिया कि इनमें को लेके क्या पूछा जाएगा, बस टीडीएस को छोड़ दीजिए, मतलब उसमें प्रोविजन करो या प्रैक्टिकल करो, जो इच्छा है। मेरे हिसाब से तो 4 टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल 40 आवर्स में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया हमारी यूएसपी ही क्या होती है, न्यूमेरिकल से, कि हम सारा फोकस किस पे करते हैं, न्यूमेरिकल पे करते हैं। हम वही प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं जिससे आपको क्या मिलने वाले, मार्क्स मिलने वाले हैं, ओके। ये कितने दिलाएंगे, 60 मार्क्स दिलाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं पूरा हमारा जो कोर्स है, कॉन्सेप्ट लेक्चर है, मान लीजिए 150-160 आवर्स हैं। आपने जैसे ही 40% क्या करा, कोर्स करा, 60 मार्क्स से पेपर तैयार हो जाएगा यहीं पर ही। ये 4 टॉपिक है, कोर्स का जितना टाइमिंग है उसका 40% टाइमिंग क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। मान लीजिए हमारे 160 आवर्स का हम मान लेते हैं कॉन्सेप्ट लेक्चर है, तो 40% क्या है, टाइम। तो कितना हो गया, 40 और प्लस कितना, 24, तो 64 आवर्स। ये 64 आवर्स तो नहीं लेंगे, ये हमारे ले लेंगे अराउंड, कितने लेंगे, 50 आवर्स लेंगे, ठीक है ना। कितने लेंगे, 64 तो नहीं जाएंगे, 50 आवर्स के अंदर अंदर, या आप मान दीजिए 50 से 60 आवर्स के अंदर अंदर 60 मार्क्स से पेपर तैयार। मतलब ये कहने का मतलब है, अगर आप रोज 3 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, तो 20 दिन के अंदर ही इतनी स्टडी हो जाएगी कि 60 मार्क्स के आपको क्वेश्चन क्या होंगे, एग्जाम में मिलेंगे, इंक्लूडिंग कौन से, न्यूमेरिकल्स करने के बाद भी, मतलब 20 दिन की स्टडी में। और ये कुछ हिडन बिल्कुल भी नहीं है, हिडन बिल्कुल भी नहीं है। बस हमको फोकस जरूरत है कि सबसे पहले क्या करना है और हमको क्या चीज करनी है। पीजीबीपी में कॉन्सेप्ट में लगे पड़े हैं, टीडीएस के प्रोविजन को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। मतलब आप ऐसी जगह मेहनत किए जा रहे हैं जिसका कुछ फल मिलना ही नहीं है। मेरा कहना है गुड़ वहां डालिए जहां से क्या हो, मीठा हो। इनपुट वहां डालिए जिसका डायरेक्ट क्या निकलना चाहिए, आउटपुट निकलना चाहिए। तो ये 4 टॉपिक का इनपुट क्या, न्यूमेरिकल करिए, आउटपुट सीधा आपको क्या मिलने वाले हैं, एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये कुछ हिडन नहीं है, कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा लीजिए, इन टॉपिक को आप देख लीजिए, इनके आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। हर टॉपिक के आपको यहाँ पर, हर टॉपिक को हर अटेम्प्ट में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। और इन 4 टॉपिक के न्यूमेरिकल को जोड़ लीजिए, 60 मार्क्स का पेपर आपको हर अटेम्प्ट के अंदर, हर अटेम्प्ट में मिलना है। कोई सा भी अटेम्प्ट को उठा लो, इवन लास्ट अटेम्प्ट का ही क्या कर लो, उठा लो।
और ऐसा नहीं कि 60 मार्क्स के लिए आपको कोर्स का बहुत ज्यादा समय देना पड़ा, मतलब आपके कोर्स कंटेंट का सिर्फ 40% टाइम दिया और 60% क्या हो गया, 60 मार्क्स का पेपर आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हमारे पास में कौन सा है, बी कैटेगरी है। बी कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ए कैटेगरी में उनको नोट डाउन कराया आपको जो हर अटेम्प्ट में श्योरली क्वेश्चन आएंगे। बी कैटेगरी को लेके श्योरली नहीं है, आएंगे, इसमें से डेफिनेटली आएंगे, फ्रीक्वेंटली आएंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। बी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दो टॉपिक को कवर करके आप एग्जामिनेशन क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। बस बी कैटेगरी का मतलब आप हल्के में ना लें, ठीक है। और बी कैटेगरी में विशेष बात है, कुछ विशेष बात है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, और आपको बहुत क्या होगा, वंडर होगा उस नॉलेज को सुन के, उस जानकारी को जानने के बाद में। बी कैटेगरी सिर्फ कितने टॉपिक, 6 टॉपिक, ए कैटेगरी में 4 और बी कैटेगरी के अंदर कितने, 6, सिर्फ 10 टॉपिक की बात कर रहा हूं, और 10 टॉपिक से अभी बताऊंगा 80 मार्क्स का पेपर तैयार कर दूंगा, ठीक है। मैंने ये सब नोट डाउन कर लो आप, वेरी फ्रिक्वेंटली क्या है, आस्क्ड है, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, नोट डाउन कर लो, या फिर में से आप इसका क्या कर लीजिएगा, पीडीएफ मांग लीजिए, में से मांग लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और इसका तो डेफिनेटली प्रिंट आउट निकालिए और अपनी यहां से लेकर एग्जाम की प्रिपरेशन इसी बेसिस पे लाए। रिपीटर स्टूडेंट है, पिछले अटेम्प्ट में कितने ही कम मार्क्स क्यों ना आ गए हो, अब ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, आप भी क्या कर सकते हो, 70 प्लस स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं होता कि ये 40 लायक है, 50 लायक है, ठीक है, हर स्टूडेंट क्या होता है, 70 लायक होता है, बस उसको सही गाइडेंस की जरूरत होती है, किसी को मिलती नहीं है, किसी को उस समय मिलती है जो उस समय यूजफुल फ्रूटफुल हो नहीं पाती है। ओके, अल्टरनेट अटेम्प्ट के अंदर क्या मिलेंगे आपको, उसके क्वेश्चन मिलेंगे। बिजनेस ट्रस्ट बहुत विशेष है, बी कैटेगरी बहुत विशेष है, अभी आपको मालूम पड़ेगा, बी कैटेगरी पूरा सुन लोगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत शानदार है बी कैटेगरी, बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। अल्टरनेट अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 4 से 5 मार्क्स का, एक क्या बनता है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल बनता है, इसको लेके न्यूमेरिकल बनता है, एक बार कॉन्सेप्ट सुन लिया है, कॉन्सेप्ट लेके, कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। विशेष बात क्या है, इसके जो न्यूमेरिकल लेक्चर है वो 1 से 2 आवर में, सिंगल न्यूमेरिकल लेक्चर, ठीक है। अभी तक के सारे क्वेश्चन आरटीपी, और क्या होता है 1 से 2 घंटे में क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ना कुछ जो नॉलेज शानदार मिलेगी आपको, कुछ ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन दूंगा, सिर्फ 1 से 2 घंटे लग रहे हैं, और 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, अल्टरनेट अटेम्प्ट में है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट फंड, अच्छा ओवरव्यू में आपको टॉपिक वाइज भी दे रहा था, बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड, ये क्या है, एक लाइक म्यूचुअल फंड है, हम इन्वेस्टर्स हैं, किसी के पास में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा हमारा आगे इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस ट्रस्ट तो इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड टनल ब्रिज बनते हैं ना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। और रियल एस्टेट जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास में छोटे मोटे पैसे से तो आप मकान, कुछ घर खरीद नहीं सकते, प्लॉट खरीद नहीं सकते, तो ये एक तरीका हो गया इन्वेस्ट करने का, जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं ना, जिनको शेयर्स की ज्यादा नॉलेज नहीं होती तो उनके कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, तो उस तरह से बिजनेस ट्रस्ट है, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फंड है कि हम पैसा इन्वेस्टमेंट फंड को देते हैं, वो पैसा हमारा आगे सोशल इकोनॉमिक जो क्या होते हैं प्रोजेक्ट होते हैं उनमें क्या करते हैं, लगाते हैं, वहां से रिटर्न कमा के हमको क्या करते हैं, देते हैं। इन दो टॉपिक में हमको सीखना है कि वो जो रिटर्न कमा के हमको देखते हैं तो क्या टैक्सेशन होता है, ठीक है, वो टैक्सेशन यहां पर क्या करा गया है, बताया गया, छोटा सा लिमिटेड है, लिमिटेड प्रोविजन है बिजनेस ट्रस्ट में, लिमिटेड प्रोविजन ही किसमें है, इन्वेस्टमेंट फंड है, लेकिन दोनों ही प्रोविजन बड़े शानदार है। न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल के लिए बनना है, इसमें थ्योरेटिकल की कोई जगह होती ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट फंड को लेके भी जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक 4 से 5 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन क्या होता है, आता है। इसको तैयार करने के लिए न्यूमेरिकल मतलब वन कोर्स कर लिया, आपको न्यूमेरिकल ही करना है, वापस से कोई कॉन्सेप्ट लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। और विशेष बात है, अगेन 1 से 2 घंटा दिया, 4 से 5 मार्क्स का पेपर क्या हो गया, तैयार हो गया। मतलब अगर मैं देखूं तो इन दो टॉपिक को लेके आपने 3 घंटे लगाए तो 8 से 10 मार्क्स का पेपर क्या हो गया, तैयार हो गया। सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल क्या है, लेक्चर है। मैंने कहा ना बी कैटेगरी बड़ी शानदार है, बी कैटेगरी बड़ी शानदार है, और बी कैटेगरी के अंदर बहुत ही कम समय में होता है। फिर है हमारा कौन सा, मैट, ठीक है ना, मैट, ठीक है ना। कईयों को बड़ा ताज्जुब होता है, सर मैट को आपने क्या रख दिया, बी कैटेगरी में रख दिया। मेरे पास इसके बहुत वैलिड रीजन है, पास्ट अटेम्प्ट के आप क्या कर लीजिए, पेपर उठा लीजिए, स्टडी मटेरियल उठा लीजिए। असेसमेंट ऑफ कंपनीज रेयरली पूछा जाता है एग्जाम में, रेयरली। अब जो रेयरली पूछा जा रहा है मैं उसको ए कैटेगरी में क्यों रखूं, मैं तो ए कैटेगरी में बच्चों से पहले वो क्या कराऊंगा, प्रिपेयर कराऊंगा जो हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है, ठीक है, हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है, हर अटेम्प्ट में पूछा ही नहीं जाता है। तो असेसमेंट ऑफ कौन सा है, कंपनीज है, असेसमेंट ऑफ कंपनीज है।
ठीक है, 6 मार्क्स तक का, 5 से 6 मार्क्स का तक क्या क्या रहता है, वेटेज रहता है। फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, कोई रैंडमली हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में इसको लेके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। रीजन है क्योंकि पीजीपी में 14 मार्क्स पूछ लिया जाता है। असेसमेंट ऑफ कंपनीज भी क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी है, और हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आता है। और रेयरली कंपनी का क्या कर रहे हैं पूछ रहे हैं, वो फर्म का, इंडिविजुअल का क्या कर रहे हैं पूछ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बी कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि जब भी आ जाता है 6 मार्क्स का आ जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रिपेयर करें। इसके न्यूमेरिकल 2 घंटे में क्या हो जाते हैं, सारे न्यूमेरिकल क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। एक ही क्या है, न्यूमेरिकल लेक्चर है। तो आप वंडर कर रहे हैं अभी तक, मेरे ख्याल से आप देखिए तो 5 5 10 15 मार्क्स तक का पेपर, और लगभग 4 से 5 घंटे में न्यूमेरिकल क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। अब बोलिए इससे आसान क्या होगा। ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, बड़ा समुद्र है। ठीक है, समुद्र है, लेकिन स्टूडेंट अगर वाइजली, ठीक है, सही गाइडेंस के साथ में, टीचर की गाइडेंस भी बिल्कुल प्रॉपर सही होनी चाहिए, जो उसको बेहतरीन तरीके से क्या कर सके, गाइड कर सके, सो डेट एक सचिन तेंदुलकर क्या हो, निकल के आए। ओके, तो इतना मुश्किल नहीं है, 70 मार्क्स आप ला सकते हैं, लिमिटेड प्रिपरेशन के अंदर ही सही चीजों पे फोकस करके क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, चौथा टॉपिक डाला है मैंने, कौन सा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मैट तो होता है कंपनियों पे मिनिमम टैक्स, अदर देन कंपनियों पे मिनिमम टैक्स को बोलते हैं कौन सा, एएमटी बोलते हैं। और ये 10AA मतलब अगर आपकी कोई यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और वहां से अगर आप कोई एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इनकम टैक्स का रहम दिल इतना है कि आपको उस प्रॉफिट की क्या देते हैं, 10AA से रिडक्शन देते हैं। तो इसका भी क्या है, न्यूमेरिकल है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली नहीं, रेयरली पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक ही न्यूमेरिकल होता है इसका, एक ही घंटे का क्या है, न्यूमेरिकल है, एक ही लेक्चर है। और एग्जाम में इसको लेके जब भी पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली पूछा जाएगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट प्रोविजन नहीं पूछा जाता है। तो कितने हुए, 4, और ये लास्ट ही है 5, नहीं अच्छा है टॉपिक है इसके अंदर। 5वां है हमारा कौन सा, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। ये एक थोड़ा तगड़ा टॉपिक है। तगड़ा टॉपिक का मतलब है कि इसके अंदर क्या होते हैं, कई तरह की पेनल्टीज हैं, तो कई तरह की पेनल्टीज हमको सीखनी पड़ती है, तो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। कोई बात नहीं, इतने बड़े कोर्स में एक का चैप्टर ऐसा आता है जो कम्बरसम होता है। ये 2 से 4 मार्क्स का वेटेज है। ये बेसिकली क्या होता है, एमसीक्यू के काम का है। ठीक है, इंस्टीट्यूट क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है, पेनल्टी आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए पेनल्टी मतलब एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। बहुत अच्छा बनता है एमसीक्यू किसको लेके, पेनल्टी को लेके। ये बाकी जो टॉपिक है ना, पीजीबीपी को लेके, चैरिटेबल ट्रस्ट को लेके, ये ऐसे टॉपिक नहीं है जिनको लेके वो एमसीक्यू बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे, इनको तो डेफिनेटली आपको 14 मार्क्स का पीजीपी देना है, 6 से 8 मार्क्स का क्या देना है, आपको ट्रस्ट का क्या देना है, क्वेश्चन देना है। तो वो उसका क्यों एमसीक्यू बनाएंगे, वो एमसीक्यू बनाएंगे कौन से, इस टॉपिक का। तो ये एक फेवरेट टॉपिक होता है। बहुत अच्छे एमसीक्यू क्या करते हैं, बनते हैं। अच्छे का मतलब है कि अच्छे से न्यूमेरिकल करे हुए हो तो ही सॉल्व होते हैं, नहीं तो फिर आसपास भी नहीं भटक पाते हैं। 2 घंटे में इसके न्यूमेरिकल हो जाते हैं। एक ही लेक्चर होता है कौन सा, इसका न्यूमेरिकल का, और एग्जाम में ये प्रैक्टिकल काम आता है। मतलब से पेनल्टी निकाली जाएगी तो एक तरह का क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। और लास्ट टॉपिक, 6 टॉपिक है हमारे किसके अंदर, 6 टॉपिक है हमारे बी कैटेगरी के अंदर। कैपिटल गेन पूरा नहीं, कैपिटल गेन पूरा नहीं, कैपिटल गेन को पूरा कराने में बहुत घंटे लग जाते हैं। मतलब जितना पीजीपी में समय लग जाता है उतना ही क्या लग जाता है, कैपिटल गेन में बहुत नंबर ऑफ आवर्स लगते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे सी कैटेगरी है। ये जो सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट है ना, स्लम सेल 50B बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यूलिप को लेके। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये नए सेक्शन आए 45 सबसेक्शन 4 9B आया, यूलिप को लेके आया, स्लम सेल आया। छोटे टॉपिक है, ठीक है ना, छोटे से टॉपिक है। ये क्या है, बी कैटेगरी को है। बाकी पूरा का पूरा कैपिटल गेन जितना भी आपने पढ़ा है या जितना भी आपको नॉलेज है कि कैपिटल गेन में कितना सीखा जाता है, सिखाने में कितना कॉन्सेप्ट क्या होता है, समय लग जाता है, वो सारा किस में जा रहा है, सी कैटेगरी में जा रहा है। और यही दुर्भाग्य हमारी स्टडी का कि हम शुरुआत किससे कर लेते हैं, कैपिटल गेन से कर लेते हैं। और शुरुआत में एनर्जी ज्यादा होती है तो हम उन चीजों को लर्न करने की कोशिश करते हैं, और हम मेहनत इनपुट वहां डाल देते हैं जिसका कुछ खास आउटपुट है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो वो ना हो इसीलिए। ठीक है, कौन से 4 to क्या है, 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स। अब आप देखेंगे, देखिए वंडर करिए कितनी बेहतरीन चीज आपके सामने आ रही है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि इसका प्रिंट आउट बिल्कुल ले लीजिएगा। 6 टॉपिक हैं,
6 टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल सिर्फ 10 घंटे में ही प्रिपेयर हो जाते हैं, सिर्फ 10 घंटे में। और एग्जाम में आपको इन टॉपिक्स में से 20 मार्क्स का क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा 20 मार्क्स का। सिर्फ 10 घंटे लगाए आपने, मतलब 10 घंटे तो ऐसे मेरे ख्याल से 3 दिन लगाए ना तो टॉपिक कवर हो जाते हैं, मतलब 3 दिन में 10 नंबर की तैयारी। और ये श्योर तैयारी, ये श्योर मार्क्स हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ऊपर ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये श्योर है कि ए कैटेगरी में से 60 रहेगा, बी कैटेगरी में से 20 रहेगा। श्योर का मतलब होता है 20 नहीं रहा तो उस अटेम्प्ट में कम होके 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 का क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो एवरेज 20 रहेगा। इसमें से पकड़ने का नहीं होता कि 20 है तो 20 वो ए कैटेगरी में है कि जो बताए वो फिक्स है, ठीक है। बी कैटेगरी में 20 है तो वो 18 भी हो सकता है किसी अटेम्प्ट में, तो 20 का क्या हो सकता है, 22 भी हो सकता है। पर ये श्योर है, ये श्योर है, ये टॉपिक श्योर है और ये मार्क्स भी क्या है, श्योर है, और इनके न्यूमेरिकल भी श्योर है। सिर्फ 10 घंटे की मेहनत और क्या है, 20 मार्क्स। अब आप देखिए कहां टफ है, मैं तो कह रहा हूं डीटी क्यों इतना आप मान रहे हैं, वो गलत तरीके स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई होती है तो दिक्कत है। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, ठीक है, ये ए कैटेगरी बी कैटेगरी से 80 मार्क्स, अराउंड 80 मार्क्स, मिनिमम 70 आई गारंटीड, हर अटेम्प्ट के अंदर मिनिमम 70, गारंटीड वर्ड यूज कर रहा हूं लेक्चर के अंदर ही, ठीक है। और मे बी ये लेक्चर विल बी पोस्टेड ऑन क्या है, यूट्यूब चैनल। तो मैं कह रहा हूं मिनिमम 70 मार्क्स का पेपर आपको क्या होगा, हर अटेम्प्ट में मिलना ही मिलना है। और विशेष बात यह है कि कोर्स जो हमारा है, कोर्स जो हमारा, जैसे कि लाइक हमारे 150 से 160 आवर्स के कॉन्सेप्ट लेक्चर हैं, आपने 50% कोर्स का टाइम कंप्लीट कर लिया, 50% भी कंप्लीट कर लिया, मतलब आपने 80 आवर्स की स्टडी कर ली, तो एग्जाम के लिए आपसे मिनिमम 70 से लेकर 80 मार्क्स की प्रिपरेशन हो चुकी है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं बोल रहा हूं। आप कोई सा भी अटेम्प्ट का क्या ले लो, पेपर ले लो, कोई सा भी अटेम्प्ट का ले लो, जो रिसेंट अटेम्प्ट हुआ है वही पेपर ले लो, मैच कर लो, नहीं मैच करे, ठीक है ना, पोस्ट कर देना, पोस्ट कर देना। तो कुछ नहीं है, बस जरूरत है सही स्ट्रेटेजी के साथ में क्या करने की, पढ़ने की, सही स्ट्रेटेजी के साथ में। अब बोलिए मैं क्यों पढ़ूं पहले सी कैटेगरी का और मैं क्यों पढ़ाऊं बच्चों को सी कैटेगरी का, ठीक है। सिर्फ इस रीजन की वजह से कि ये पढ़ाऊंगा तो बच्चों को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, फीडबैक बहुत शानदार आएगा, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या करेंगे, रेफर करेंगे, या उससे सेल क्या हो जाएगी और बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वहां क्यों मेहनत कराऊं और उनको क्यों बाद में कराऊं जो सब क्या है, ए कैटेगरी के रहने वाले हैं या बी कैटेगरी रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए दवाई कड़वी होती है, लेकिन जो कड़वी होती है तो उसके क्या होते हैं, रिजल्ट भी शानदार होते हैं। तो मे भी हो सकता है कि पहले हम ए कैटेगरी में वो टॉपिक भी करें, ठीक है ना, जो सीक्वेंस में हमको लगता हो कि यार ये क्यों ट्रस्ट पहले करा दिया या टीडीएस पहले क्यों कराया, ठीक है। इंटरमीडिएट में भी सारे के पहले बेसिक चैप्टर पढ़ने के बाद क्या आता था, लास्ट में टीडीएस आता था, तो फाइनल में टीडीएस पहले क्यों पढ़ा दिया गया। मेरे पास तो मेरे सेटिस्फैक्टरी रीजन है कि मेरे को इस वजह से टीडीएस पढ़ाना है, मेरे को इसलिए टीडीएस बाद में नहीं कराना कि शुरुआत में आपको क्या कर दूं, वो चैप्टर करा दूं जो कौन से सी कैटेगरी के हो, आपको सुनने में अच्छे लग जाएं, ठीक है, लेकिन क्या हो, इंपॉर्टेंट क्या हो, कम हो। नो, मैं सबसे पहले ए कैटेगरी ही क्या करूंगा, करवाऊंगा। तो ये बहुत शानदार है, मैं तो कह रहा हूं बहुत शानदार। इसको आप बिल्कुल क्या करिए, अपना प्रिंट आउट निकालिए, बहुत संभाल के रखिए और इसी तरीके से यहां से लेकर एग्जाम तक प्रिपेयर करिए। आप ये देखिए कि अगर 160 में से 80 मार्क्स का भी 80 आवर्स का भी आपने क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, तो आपके एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर क्या हो गया, तैयार हो गया। और जिसने न्यूमेरिकल क्या कर लिए, तैयार कर लिए, 2 व्यू देते न्यूमेरिकल के, जिसने 2 बार न्यूमेरिकल देख लिए, ठीक है, श्योर शॉट है कि वो तो पास होना ही होना है और शानदार नंबर लाना है। मतलब इसमें से भी आप 60 प्लस मार्क्स क्या कर सकेंगे, ला सकेंगे, इसमें से भी 60 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि आपने हर अटेम्प्ट के न्यूमेरिकल कर लिए, ठीक है। और हर अटेम्प्ट में कभी इतना क्वेश्चन टफ बनता ही नहीं है कि मतलब क्या हो, सॉल्व ही नहीं हो पाए, ठीक है। बनते किससे हैं, पास्ट एग्जाम से ही क्या होते हैं, बनते हैं। ओके, ये हुआ कौन सा है, बी कैटेगरी। अब हम आते हैं सी कैटेगरी। और अब आप सी कैटेगरी को देखिएगा, सी कैटेगरी के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं, मार्क्स उसका वेटेज कम है। और ये सी कैटेगरी सिर्फ 20 नंबर का जो सी कैटेगरी के है, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है कम से कम 50, 60, 60, 70 घंटे, इतना पढ़ना पड़ता है उस 20 मार्क्स को करने के लिए। और वही 50 घंटे में मेरा कौन सा तैयार हो जाता था, ए कैटेगरी तैयार हो जाता था जिसमें 60 मार्क्स आ रहे थे। अब बोलिए क्या रीजन है मेरे पास में कि मैं आपको सी कैटेगरी पढ़ाऊं, सी कैटेगरी असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ाऊं, ठीक है ना। कौन सा है, असेसमेंट प्रोसीजर, ओके।
तो ये रहा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सी कैटेगरी है, इसमें टॉपिक्स बहुत हैं, इसमें मोर देन 11-12 टॉपिक्स हैं, ठीक है। मतलब ये देखिए, ए प्लस बी कैटेगरी एक तरफ तराजू में और सी कैटेगरी कौन सा है, एक तरफ। दोनों को तोलेंगे ना तो नंबर ऑफ आवर्स दोनों के क्या निकलेंगे, बराबर निकलेंगे, लेकिन मार्क्स के हिसाब से जाएंगे ना तो ए प्लस बी ऐसा हो जाएगा कि सी कैटेगरी तो सिर्फ 20 नंबर का और ए प्लस बी कौन से है, 80 मार्क्स का। अब बोलिए कौन सी प्रिपरेशन करनी है आपको, मार्क्स के लिए करनी है तो कौन से करें, ए और बी कर लो, ठीक है ना। क्या पड़ा है असेसमेंट प्रोसीजर को ऐसा सीखने में, क्या मतलब आनंद आ रहा है रिटर्न फाइलिंग में, या फिर ऐसा क्या है हमको असेसमेंट को, स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, इनकम एस्केपिंग है, इन असेसमेंट को समझने में ऐसा कौन सा हमको परमवीर चक्र, हमको गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है जिनको हम क्या करें, पहला करें, क्यों करें, नहीं हम उसकी जगह वो कर लेते ना, ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत कम समय में हो जाएगा, टीडीएस टीसीएस कर लेते हैं हम, ठीक है। और कौन सा बात है, इंटरनेशनल टैक्सेशन कर लेते हैं, तो हमारे मार्क्स मिलेंगे। और अभी हमको करना किसके लिए, मार्क्स के लिए। असेसमेंट प्रोसीजर आप जानते हैं, रिटर्न फाइलिंग होती है, असेसमेंट हमको बताए हुए, स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इनकम टैक्स ऑथोरिटी, सर्च एंड सर्वे का क्या होता है, टॉपिक होता है कि सर्च कब होती है, सर्वे कब होता है, ठीक है। और अपील्स एंड रिवीजन, जब इनकम टैक्स के ऑर्डर से अगर कोई खुश नहीं होते हो तो कैसे कमिश्नर अपील के पास जाना है, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास कैसे जाना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो इतने रेलेवेंट नहीं रहते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमिश्नर अपील, अपीलेट ट्राइब्यूनल में क्या जाना है, क्या प्री डिपोजिट है, वो प्रोविजन। रिवीजन, कमिश्नर के पास में पावर होती है कि अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर अगर गलत ऑर्डर पास करता है, कभी ऐसा होता है रिश्वत रिश्वत लेके गलत अनशन ऑर्डर पास कर देते हैं, तो बड़े अफसर के पास ताकत होती है कि वो उस ऑर्डर को क्या कर दें, रिवाइज कर दें, तो वो क्या होते हैं, रिवीजन हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ये तीन टॉपिक है, ये तीन टॉपिक है, बड़े टाइम कंज्यूम है, क्योंकि सीखने में समय क्या करता है, लगता है। प्रोविजन बड़े बड़े, सेक्शंस बहुत ज्यादा है, असेसमेंट को कंप्लीट करने की टाइम लिमिट है, नोटिस को देने की टाइम लिमिट है, बड़ा कम्बरसम है, सब चीजें क्या कम्बरसम है, रिटर्न कैसे फाइल करना, सेल्फ असेसमेंट क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। और एग्जाम के अंदर मार्क्स 6 से 8 मार्क्स का वेटेज है, श्योर है, लेकिन ये हर अटेम्प्ट में पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, केस बेसिस पूछा जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहां पर अगर जरूरत होती तो मैं खुद ही कह देता कि इसकी प्रैक्टिकल बेस प्रिपरेशन करिए, कुछ प्रैक्टिकल बेस नहीं है। इवन अगर मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप इसको रिवीजन वीडियो से भी तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम का काम हो जाता है, और अभी तो करना वही है। तो मैं आपको बता रहा हूं टाइम कैसे सेव करें, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा क्या निकल जाए, आउटपुट निकल जाए, क्योंकि एक जगह मेरा टाइम सेव होगा तो वो मेहनत मेरे दूसरे सब्जेक्ट में लगेगी, तो यहाँ तो ज्यादा मार्क्स देके जाएगी जाएगी, मेरे को उस सब्जेक्ट में भी क्या देके जाएगी, ज्यादा मार्क्स देके जाएगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, गलत बात कुछ भी नहीं बोल रहा हूं कि यस 6 से 8 मार्क्स का हर अटेम्प्ट के अंदर मिलना ही मिलना है, ऐसा है नहीं है कि नहीं मिलेगा, हर अटेम्प्ट के अंदर मिलेगा, मतलब श्योर है, ठीक है ना। कौन सा श्योर है, अब ये कह सकते हैं श्योर है तो उसको ए कैटेगरी में रख देते हैं, मैं नहीं रखता, क्योंकि मेरा ये इतना समय खा जाता है, जितना जो ए कैटेगरी में बाकी खाएगा ना वो उतना समय मेरा कौन खा जाता है, ये खा जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये 8 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए मैं उतना समय नहीं दे सकता आपको कि पहले करें। हाँ लेक्चर तो पूरे कॉन्सेप्ट डिटेल्ड के अंदर है, लेकिन मैं पहले आपको वो नहीं करवाना चाहता कि नंबर ऑफ आवर्स तो क्या हो जाए, बहुत लग जाए, और एग्जाम में उसको 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन मिले, वो भी कौन सा मिले, थ्योरेटिकल मिले, और उसको भी दूसरे स्टूडेंट वैसे उतना ही सॉल्व कर लें जिसने एक रिवीजन वीडियो से करा था, ठीक है। तो ये स्मार्ट स्टडी होती है, स्मार्ट तरीके से, और स्मार्टनेस सिर्फ आप में नहीं, स्मार्टनेस टीचर में भी होनी चाहिए, और मैक्सिमम स्मार्टनेस टीचर में होनी चाहिए, तो दैट टीचर ही वो कोच है जो आपको क्या देगा, गाइड देगा, ठीक है, गाइड करेगा। इसलिए हमने इसको किस में रखा, सी कैटेगरी में। नंबर ऑफ कार्स खाते हैं ये, और जिन्होंने दे रखा है तो उनको तो मालूम है कि इसके अंदर कितने क्या जाते हैं, आर्स जाते हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम है। जिन्होंने पहले लेक्चर ले रखे उनको तो मालूम है कि कितना कोर्स का समय किसमें चला गया, इतना चला गया, और हमको अटेम्प्ट, हमारे अटेम्प्ट में 5वां नंबर का क्वेश्चन मिलता है, फिक्स है, कोई क्वेश्चन नंबर 5वां असेसमेंट प्रोसीजर को लेके ए बी सी मिल जाएगा, या ए बी मिल जाएगा, 2 पार्ट मिलेंगे या 3 पार्ट मिलेंगे, 6 नंबर मिनिमम, 8 मार्क्स क्या है मैक्सिमम, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन उतना ही सॉल्व होता है आपसे जितना एक रिवीजन वीडियो वाले देखने वाले से सॉल्व होता है वो। इसके बाद में तो टॉपिकों की लाइन है, ठीक है ना, एडवांस रूलिंग, ठीक है ना, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स होते हैं, ओके, ये एडवांस टैक्स, ठीक है, कैपिटल, बाकी पूरा कैपिटल गेन, नंबर ऑफ आवर्स जाते हैं कैपिटल गेन को सिखाने में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये भी समय लेता है, बिल्कुल, अदर सोर्सेस भी क्या लेता है, समय लेता है। डिडक्शंस भी बताने में तो समय लगता ही लगता है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, तो ये सारे टाइम कंज्यूमिंग है, ये सारे टाइम कंज्यूमिंग है, और इसका कोई स्पेशल सीधा सीधा कोई वेटेज ही नहीं है। ऐसा है ही नहीं कि एडवांस टैक्स का क्वेश्चन, एडवांस टैक्स का क्वेश्चन आप देखेंगे
तो अगर आपके पास में कोई स्कैनर होगा तो आप देख पाएंगे यार इस अटेम्प्ट में भी नहीं आया, उससे पिछले में भी नहीं आया, उसमें पिछले में भी नहीं आया, तो मैं क्यों सीखूं उस चीज को सबसे पहले, या उस पर क्यों फोकस करूं, या उनको क्यों लर्न करूं जिनका वेटेज ही कौन सा सी है और जो रैंडमली फ्रिक्वेंटली अल्टरनेट अटेम्प्ट में पूछे ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और भी टॉपिक तो बहुत सारे हैं, क्लबिंग है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और मिसलेनियस भी बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल, इलेक्टोरल ट्रस्ट, बहुत सारे हैं। मोर देन 11 टॉपिक्स हैं हमारे किसके अंदर, सी कैटेगरी के अंदर। क्या है, रेयरली क्या है, आस्क्ड है, रेयरली आस्क्ड है, ये रेयरली आस्क्ड है, इसलिए सबसे लास्ट में सीखना। टाइम कंज्यूमिंग, कितनी विशेष बात है, कितनी सीखने वाली बात है कि कोर्स का 40% समय से लेकर 50% समय सी कैटेगरी क्या करता है, खाता है, और देता सिर्फ कितना है, 20% समय देता है। मतलब कोर्स का लगाऊं कितना, 50% टाइम, और मार्क्स देगा कितना, सिर्फ 20%। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये वाली आपके। और मे प्रिपेयर, देखो कितनी जेन्युइन एडवाइस है, मे प्रिपेयर फ्रॉम रिवीजन वीडियो टू सेव टाइम। मतलब इवन जिन्होंने रेगुलर लेक्चर भी परचेस करे हैं और बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाए हैं, बहुत ज्यादा सही समय पे कोर्स नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए है ए और बी अच्छे से कर लीजिए, सी कैटेगरी को तो आप रिवीजन वीडियो से भी कर लीजिएगा। मैं कहता हूं 60+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे आपके, और 60+ मार्क्स, हम तो 70+ की प्रिपरेशन करने के लिए कह रहे हैं, और 60+ भी बहुत शानदार होते हैं, एग्जामिनेशन कहलाती है वो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा क्या था, सी कैटेगरी था। ये क्या था, हमारा सी कैटेगरी था। तो 40 से कितना परसेंट, 50% टाइम। ये कंप्लीट मैंने आपको यहां पर क्या दिया है, ओवरव्यू दिया है। ये ओवरव्यू देने का रीजन ये है कि हमारा मिशन है कि हमारे स्टूडेंट को क्या आनी चाहिए, 70+ मार्क्स आनी चाहिए। ठीक है, 70+ मार्क्स। और कभी भी ये नहीं होता कि इसने ज्यादा घंटे पढ़ाई करी थी, इसने इस स्पेशल नोट से पढ़ाई करी थी, ठीक है, इसलिए इसके क्या है, मार्क्स आए। ठीक है ना, ये चीजें स्पेशल नहीं होती। स्पेशल होते हैं कौन सा, ये कि उसने इस तरीके से पढ़ाई करी थी, उसने इस तरीके से करी, उसने लिमिटेड करी थी लेकिन उसने ए और बी कैटेगरी करे थे। ठीक है, वो तो कोर्स भी क्या करके नहीं गया था, पूरा करके नहीं गया था, तो उसको तो असेसमेंट प्रोसीजर भी ढंग से नहीं आता था। ठीक है, उसको अपील रिवीजन कुछ भी नहीं आता था। उसको एक चीज आती थी, उसको आती थी, क्या आते थे कि उसने ए कैटेगरी, बी कैटेगरी के न्यूमेरिकल को क्या करा, शानदार करा, और सी कैटेगरी को तो रिवीजन वीडियो से कर लिया, या उनके भी क्या कर लिया, न्यूमेरिकल, मतलब उनके जो प्रोविजन बेस्ड वीडियो बनाए थे, ठीक है, पास्ट एग्जाम के, उनसे कर लिया, तो हो गए उसके प्लस 70+ मार्क्स। तो ये हमारा कौन सा था, हमारा डायरेक्ट टैक्स का सेकंड लेक्चर था, जिसके अंदर हमने आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी दे दी है, कोर्स बता दिया हमारा क्या कोर्स है, किस चीज का क्या वेटेज है, कहां पर हमको क्या करनी है, पहले मेहनत करनी है, और कितनी मेहनत करने से हमारा कितना एग्जाम क्या हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। बाकी जो फर्स्ट लेक्चर में बताई थी वो फॉलो करना ही करना है आपको। ठीक है, तो आपको कहा था ब्लाइंड फेथ करिए, जो आपको गाइडेंस देते हैं स्ट्रिक्टली उसी तरीके से आप फॉलो करिए, आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन निकलेगा। पहले दे चुके हैं, कैसा भी मार्क्स आए हो, ठीक है ना, अच्छे नहीं आए हैं, बुरे आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करें, तरीका बदलिए। ठीक है ना, तरीका क्या कर लिए, बदलिए। अच्छे से अच्छा प्लेयर भी जो होता है ना टेक्निक में, ठीक है ना, वो भी अपने तरीके बदलता है। ठीक है, विराट कोहली जब भी आता है T20 में अलग तरीके से होता है, और उसको वनडे में अलग खेलना पड़ता है, टेस्ट में अलग खेलना पड़ता है, और जो अपना नहीं बदल पाता, नहीं चल पाएगा। जैसे मान लीजिए प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, अगर वो अपनी T20 वाली स्ट्रेटेजी को ही किसमें खेलेंगे, वनडे में खेलेंगे, तो नो वंडर कि उन पे टैग लग जाएगा T20 का। जब T20 होंगे तभी वो टीम में होंगे, ओडीआई और टेस्ट में वो टीम में ही नहीं होंगे, टैग लग जाता। लाइक वीवीएस लक्ष्मण, टैग लग गया था टेस्ट प्लेयर का। ठीक है, बेहतरीन बैट्समैन माना जाता था, लेकिन वनडे में खिलाते ही नहीं थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला ही नहीं, किसमें, ओडीआई में। टेक्निक शानदार थी, टेक्निक में उनको किन के साथ रखा जाता है, सचिन के साथ में, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, इनके साथ में वीवीएस लक्ष्मण, इन 4 बैट्समैन को इंडिया के बड़े शानदार बैट्समैन माने जाते हैं, रिटायर हो गए। ठीक है, लेकिन आप देखिए नहीं है वीवीएस लक्ष्मण किसमें, ओडीआई में। इसका मतलब क्या, बहुत फर्क पड़ता है हम क्या कर रहे हैं और उसको किस तरीके से करना है। हम अभी ये कर रहे हैं, हमको अभी इस तरीके से करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ आप मेरे से क्या कर लीजिएगा, मांग लीजिएगा, टेलीग्राम पे मांग लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप इसका बिल्कुल प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। 3 पेज का क्या निकलेगा, प्रिंट आउट निकलेगा। आगे पीछे निकलाओगे तो 1.5 पेज का ही क्या होगा, निकलेगा। प्रिंट आउट निकालिए, स्ट्रिक्टली क्या करें, फॉलो करें, रेगुलरली फॉलो करें, और देखिए आप एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आएगा, आज से 6, 7, 8 महीने बाद जब भी आएगा, तो आप देखिए शानदार मार्क्स आपको क्या होंगे, मिलेंगे, और आप मन से बोल सकोगे थैंक यू फॉर दिस गाइडेंस, फॉर दिस स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके लिए। तो ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हमारे शुरू करेंगे कोर्स को। ऑब्वियसली बात है पीजीपी, पहले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि पीजीपी में कौन कौन से सेक्शंस हैं, किन सेक्शंस को मैं क्या रख रहा हूं, ए कैटेगरी में रख रहा हूं, किन को बी में रख रहा हूं, किन को सी में रख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर हो गया एबीसी खत्म हो गया, नो, मैं आपको हर चैप्टर भी होगा उसका भी क्या करके दूंगा, एबीसी करके दूंगा, सो डेट आपके लिए इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मेरे को टॉपिक वाइज में भी कहां पर क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। अभी तो कोर्स का फोकस बता दिया, इसको भी देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ अब A+B भी कर लूंगा, ठीक है, 70 से 80 घंटे भी पढ़ लूंगा। 70 से 80 घंटे तो खूब आराम से पढ़े जा सकते हैं। 70 से 80 घंटे पढ़ने का मतलब है कि एक महीने में पढ़े जा सकते हैं, और एक महीने पढ़कर भी आप एग्जामिनेशन ला सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट क्या होते हैं, कम समय होता है ना सर, अब रिवीजन वीडियो से पास हो सकते हैं क्या, फास्ट ट्रैक से हो सकते हैं क्या, अब मैं कह रहा हूँ 80 घंटे में 60+ मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। बस फोकस वहां पर करो ना, वहीं पर गुड़ डालो जहां पर क्या होना है, मीठा होना है। ओके, आपको टॉपिक वाइज ही बताऊंगा। पीजीपी के अंदर ये कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, और ये सी कैटेगरी है, जो क्या है बिल्कुल ही सी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब हम।